अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी डेटाबेस सिस्टम्स की लैब 8 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेक्सिंग एंड एसक्यूएल इंजेक्शन। सो हमारे ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं लैब्स के। तो आज हम लोग कवर करेंगे सिंगल कॉलम इंडेक्स, यूनिक इंडेक्सिंग क्या होती है, कंपोजिट इंडेक्स आप लोग कैसे बना सकते हैं, इम्प्लिसिट इंडेक्सेस कौन से होते हैं, और इसके अलावा हम लोग इंडेक्सिंग को कब अवॉइड करना चाहिए। लास्ट में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। अगर जो आप लोग देख लें, लेट सपोज अगर बुक की एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास बुक के फर्स्ट पेज पे इंडेक्स होता है। जैसे कि हमारे पास ये आपका बुक होता है, उसमें आपके पास चैप्टर नंबर लिखा होता है, दूसरा आपके पास चैप्टर का नेम लिखा होता है। लेट सपोज ABC चैप्टर का नेम हो गया, ठीक है, XYZ चैप्टर 1, चैप्टर 2, और तीसरा उसमें पॉइंट आउट कर रहा होता है कि ये किस पेज नंबर पे ये चैप्टर है। लेट सपोज ये पेज इस पे है 3 पे है, दूसरा जो है ये आपका 37 से शुरू हो रहा है। तो ये अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये क्या करके देता है, हमारे लिए फास्ट सर्चिंग होती है। बुक में अगर आप लोगों ने किसी चैप्टर तक पॉइंट करना हो तो आप इजीली इंडेक्स के थ्रू डायरेक्ट उस पेज को ओपन करके वो चैप्टर रीड कर सकते हैं। तो अगर हम इसी को डेटाबेस के टर्म्स में देखें तो डेटाबेस के टर्म्स में भी इंडेक्सिंग कुछ इसी तरह होती है। इंडेक्सिंग हमारे पास एक लुकअप टेबल्स होते हैं, एक अलग से लुकअप टेबल्स होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक अलग एक फाइल मैनेज हो रही होती है, जिसमें हमारे पास डेटा का एड्रेस पॉइंटर्स पड़ा होता है। तो उसके थ्रू आपकी जो डेटाबेस है, जब आप सर्चिंग करते हैं, वेयर क्लॉज लगाते हैं, तो वो एफिशिएंटली आप लोग रिट्रीव कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं इंडेक्सिंग एक टेक्निक है टू एफिशिएंटली रिट्रीव रिकॉर्ड फ्रॉम अ डेटाबेस। सो अगर मान लें कि हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। लेट सपोज नेम है, सेमेस्टर, कोर्स की डेट ऑफ बर्थ। तो अगर हम लोगों ने लेट सपोज नेम के ऊपर इंडेक्स लगाना हो, तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कमांड आती है क्रिएट इंडेक्स की, ठीक है। तो आप इसको क्या कर देंगे, नेम जो नेम एट्रीब्यूट है इसके ऊपर आप लोग इंडेक्सिंग अप्लाई कर देंगे। तो आप फिर जब सर्चिंग करेंगे नेम की बेसिस पे स्टूडेंट्स को, तो वो एफिशिएंटली रिट्रीव होगा रिकॉर्ड, उसकी सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। हाँ, सो स्टूडेंट इंडेक्सिंग को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक फाइल है जिसमें हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 रोज हैं या रिकॉर्ड्स हैं। इसको हम लोगों ने ब्लॉक्स की फॉर्म में स्प्लिट करके, ठीक है, ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर किया। लेट सपोज हर एक ब्लॉक में 10-10 रिकॉर्ड्स हैं, तो हमारे पास 1000 ब्लॉक्स बनेंगे, 1000 ब्लॉक बनेंगे, और टोटल हमारे पास 1000 ब्लॉक्स बनेंगे। 1000 ब्लॉक्स में आपके 10,000 रिकॉर्ड स्टोर्ड है। जैसे हमारे पास पेजेस में आप लोगों ने देखा, बुक्स में हर पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्लॉक हमारे पास एक तरह का पेज है, जिसमें हमारे पास 10 रोज स्टोर्ड है। तो अगर हम लोगों ने इसमें सर्चिंग करनी है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने सर्चिंग करनी है किसी एट्रीब्यूट की बेस पे, तो इसमें दो केसेस आ जाते हैं, या तो हमारा डेटा सॉर्टेड होगा या हमारा अनसॉर्टेड डेटा होगा। जो फाइल में डेटा स्टोर्ड है वो अनसॉर्टेड है। तो अगर तो आपका डेटा सॉर्टेड है, फिर तो आप इस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च का आपको आइडिया होगा, इसी किस तरीके से वर्क करता है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log of 2 of n होती है। तो ये क्या करता है, लेट सपोज अगर हम लोगों ने एक रिकॉर्ड सर्च करना है 7456, तो ये सबसे पहले मिड से इसको स्टार्ट करेगा। अगर तो वो वैल्यू मिड वाले ब्लॉक में मिल गई, ठीक है, नहीं तो वो देखेगा कि वैल्यू ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो अगर तो वो वैल्यू जो है इससे ग्रेटर देन है, इस ब्लॉक की वैल्यू से, तो वो उसको आगे की जो ट्रीज हैं उसमें सर्च करने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो उसको लेस देन, इस ब्लॉक से जो लेस देन है वैल्यूज हैं उसमें ये सर्च करेगा। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च वर्क करता है। लेकिन अगर आप उसको देखें तो हमारे पास अगर इसको log ऑफ 2 ऑफ, हमारे पास n कितने ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स वाइज हम सर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास 1000 ब्लॉक्स हैं। तो इससे हमारे पास अराउंड आ जाएगा 10। तो मतलब आप लोगों को अगर बाइनरी सर्च भी करनी है तो आपको 10 ब्लॉक्स में सर्च करना पड़ेगा वर्स्ट केस में, ठीक है। तो ये तो हो गया उस केस में जब आपके पास डेटा सॉर्टेड है। लेकिन अगर आपके पास डेटा अनसॉर्टेड है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा वो जो सबसे वर्स्ट केस होगा, उसमें आप लोगों को पूरे 10,000 रिकॉर्ड्स तक सर्च करना पड़ सकते हैं। एक एक ब्लॉक वो सर्च करता है, उसमें
को नहीं मिलता, दूसरे में ब्लॉक में सर्च करते नहीं मिलता, तो इस तरह की से आपको की सर्चिंग काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज़ करते हैं? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग आपको मैंने जैसे कहा क्या करती है, एक तरह के लुकअप टेबल्स होते हैं जो कि आपकी सर्चिंग को एफिशिएंट बनाती है। ये किस लिए यूज़ होती है? टू एफिशिएंटली रिट्रीव रिकॉर्ड फ्रॉम अ डेटाबेस। हाँ स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैंने पहले कहा, इंडेक्सिंग हमारे पास क्या होता है? इंडेक्सिंग हमारे पास एक तरह का स्पेशल लुकअप टेबल होता है जिसमें हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, एक आपके पास की और दूसरी आपके पास वैल्यू। तो जो की होती है, लेट सपोज अगर आपके पास रोल नंबर आप लोगों ने इंडेक्स किया हुआ है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें आपके पास लेट सपोज रोल नंबर पड़ा होता है और दूसरे में इसमें क्या पड़ा होता है? इसमें आपके पास एक तरह का पॉइंटर पड़ा होता है, एड्रेस पड़ा होता है। किसका? ब्लॉक का एड्रेस पड़ा होता है, ब्लॉक की स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस पड़ा होता है। तो अगर अब आप लोगों ने सर्चिंग करनी है तो वही क्या करता है कि अगर आप रोल नंबर की बेस पे सर्च करें तो आपको बता देता है इंडेक्स कि ये किस ब्लॉक में है। तो इससे आपकी सर्चिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो ब्लॉक्स को सर्च करना मुश्किल काम होता है। अगर आपको ब्लॉक मिल जाए तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वो आप लोग इजीली सर्च कर सकता है ये। जैसे हमारे इस केस में हम एज्यूम कर रहे थे 10 रिकॉर्ड्स हैं एक ब्लॉक में, लेकिन आपके ब्लॉक ज़्यादा हो सकते हैं। लेट सपोज आपके 10 लाख ब्लॉक रिकॉर्ड्स हैं तो उस तरह आपके जो ये इंडेक्स की जो लुकअप टेबल है ये आपके लिए किस चीज़ को आसान कर देता है? ब्लॉक्स को फाइंड करना आसान कर देता है। इसमें हमारे पास क्या पड़े होते हैं? पॉइंटर्स पड़े हैं। अब ये दूसरा अगर लेट सपोज ब्लॉक है तो ये आपको बता देगा कि ये आपका इस ब्लॉक में इसका इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। दूसरा ये होता है कि इंडेक्सिंग में कम्पैक्ट साइज होता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड नहीं होती, सिर्फ की और वैल्यू पेयर्स। अब अगर आपको स्टूडेंट की रिकॉर्ड चाहिए, लेट सपोज ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1311, तो ये इसका सिर्फ उसको एड्रेस बता दिए, बाकी इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जो सेमेस्टर है, सब इन्फॉर्मेशन उधर दूसरी जो एक्चुअल जो फाइल है वहाँ पे स्टोर्ड है। तो इसी तरह आपके जो इंडेक्स होते हैं ये कम्पैक्ट साइज में होता है और ये आपके लिए सर्चिंग को फास्ट कर देता है। सो इंडेक्सिंग के स्टूडेंट थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। सो इंडेक्सिंग जैसे मैंने आपको कहा स्पेशल लुकअप टेबल्स हैं जो कि आपकी सिलेक्शन और वेयर क्लॉज को एफिशिएंट बनाते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको मैंने कहा था इसका डिसएडवांटेज भी है, ये आपके डेटा इनपुट को स्लो कर देता है, अपडेट और इंसर्शन को आपकी स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि हर दफ़ा जब आप एक इंसर्शन करते हैं, एक रिकॉर्ड जो है आपका इंसर्ट होता है डीबी में, तो ये क्या करता है, साथ साथ इसको अपना इंडेक्स टेबल जो है इंसर्शन के वक्त, इंसर्शन जब होती है तो आपका जो इंडेक्स टेबल है उसको ये अपडेट करता है, मैनेज करता है। इस वजह से आपकी इंसर्शन और अपडेशन थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अब अगर हम लोगों ने इंडेक्स बनाने की कमांड्स देखें तो सिंपल, आप इंडेक्स बनाने की जो किसी भी आपने एट्रीब्यूट के ऊपर बनाना है तो आप लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम और ऑन टेबल नेम। तो आप टेबल नेम के अंदर जो है उसके एट्रीब्यूट का नेम स्पेसिफाई कर देंगे तो उसके ऊपर ये इंडेक्स बना देगा। अगर लेट सपोज हम लोग जो है थीम पार्क डेटाबेस यूज़ कर रहे थे तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास पार्क कोड जो है ये तो प्राइमरी की है, पार्क नेम, पार्क सिटी और पार्क कंट्री। इसको अगर मैं इंडेक्स बनाता हूँ, मैं क्या लिखूँगा, क्रिएट इंडेक्स, लेट सपोज डेमो इंडेक्स, मैंने इंडेक्स का नेम दे दिया ऑन थीम पार्क टेबल और पार्क अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो ये इसने क्या कर दिया, इसने जो है पार्क नेम को इंडेक्स हमने बना दिया। तो अब अगर आप लोग इसका इंडेक्स देखेंगे इसके साथ ये की आ गई, ये की क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडेक्स को इंडिकेट कर रही है। सो इस तरीके से आप लोग सिंपल इंडेक्स बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने यूनिक इंडेक्स बनाना हो तो आप वही कमांड के साथ यूनिक का कीवर्ड ऐड कर देंगे तो ये यूनिक इंडेक्स बनाएगा। इस यूनिक इंडेक्स का फ़ायदा क्या होगा कि ये डुप्लीकेट एंट्रीज़ को अलाउड नहीं करेगा, डुप्लीकेट एंट्रीज़ को अलाउड नहीं करेगा। अगर लेट सपोज आपके पास इस टेबल में लेट सपोज गोल्ड टाउन की एक एंट्री है, हमने पार्क नेम को इंडेक्स किया हुआ है, गोल्ड टाउन की एक एंट्री है, तो दूसरी एंट्री गोल्ड टाउन की नेम से नहीं आ सकती अगर आपने यूनिक इंडेक्स बनाया है। नॉर्मल यूजुअल केस में इंडेक्सिंग में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, यूनिक इंडेक्स के केस में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं कंपोजिट इंडेक्स भी बना सकते हैं।
कंपोजिट इंडेक्स में क्या होता है, आप लोग दो एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई कर देते हैं, वही सिंटैक्स है क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम ऑन टेबल नेम, और इसमें आप लोगों ने कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, तो जो दो एट्रीब्यूट्स की बेस पे अगर आप लोगों ने इंडेक्स बनाने हैं तो पार्क नेम और कॉमा पार्क कंट्री आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली कुछ इम्प्लिसिट इंडेक्स होते हैं। इम्प्लिसिट इंडेक्स वो होते हैं जो कि डेटाबेस खुद से क्रिएट करता है, डेटाबेस उसको खुद से क्रिएट करता है, आपको बनाना नहीं पड़ता, एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़ता क्रिएट इंडेक्स। जैसे कि हमारे पास प्राइमरी की जो होती है, प्राइमरी की ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स्ड होती है, क्योंकि प्राइमरी की हम लोग बनाते ही उस एट्रीब्यूट को है कि जो फर्स्टली यूनिक हो और दूसरा उस एट्रीब्यूट के ऊपर सर्च ज़्यादा आती है। जैसे हमारे नॉर्मल जो, अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो उसमें हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा स्टूडेंट्स का वो प्राइमरी की होगा, क्योंकि उसके ऊपर सर्चिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस सिस्टम्स जो होते हैं मैनेजमेंट सिस्टम्स प्राइमरी की को इंडेक्स कंसीडर करते हैं, उसको इंडेक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारी फॉरेन की होती है उसके ऊपर भी इंडेक्स अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने इंडेक्स को ड्रॉप करना हो, इंडेक्स आपने अप्लाई कर दिया तो इंडेक्स आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये आपकी डेटा को इफेक्ट नहीं करता, आपका डेटा उसी तरह रहता है, ये सिर्फ आपका उससे इंडेक्स जो है उसको ड्रॉप कर देता है। तो उसकी कमांड है ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स नेम और टेबल का नाम, ठीक है। तो ये आप लोग अगर सिंपल ये टाइप कर दें तो आपका इंडेक्स का जो वो है ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने इंडेक्स की इंफॉर्मेशन को शो करना हो तो उसके लिए आप लोग शो इंडेक्स की कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं शो इंडेक्स और फ्रॉम थीम पार्क, ठीक है। तो ये दो रोज शो कर रहे हैं, ये मैं बता रहा है कि ये आपकी जो एक तो प्राइमरी की है जो हमने जिस पे इंडेक्स लगाया हुआ है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा आपको ये बता रहा है कि जो हम लोगों ने अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने डेमो इंडेक्स बनाया था किस एट्रीब्यूट के ऊपर, पार्क नेम के ऊपर, तो ये आपको उसकी इंफॉर्मेशन शो करवा रहा है। अब अगर मैंने इसी इंडेक्स को लेट सपोज मैं कहता हूँ ड्रॉप कर देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ड्रॉप इंडेक्स और इंडेक्स डेमो का नाम कि डेमो अंडरस्कोर इंडेक्स ऑन थीम पार्क, ठीक है। तो मेरा इंडेक्स जो है ड्रॉप हो गया। अब जब मैं शो करता हूँ, देखिए शो इंडेक्स करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही इंडेक्स शो हो रहा है जो कि है पार्क कोड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की है। सिमिलरली स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास इस तरह के सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जिसमें आप लोगों ने इंडेक्सिंग को अवॉइड करना होता है। तो फर्स्टली तो ये कि अगर आपकी टेबल्स का जो साइज़ है स्मॉल है तो उसमें आप लोग कोशिश करें कि इंडेक्सिंग को अवॉइड करें, क्योंकि इंडेक्सिंग का एक एक्स्ट्रा मैंने आपको कहा और एक हेडेक आ जाता है, क्या आ जाता है आपके पास एक अलग फाइल होती है इंडेक्सिंग की। तो अगर स्मॉल टेबल्स हैं जहाँ पे इतना सर्चिंग वगैरह नहीं है, इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, तो उसमें आप लोग इंडेक्सिंग को अवॉइड करें। इसी तरह जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि आपकी जो टेबल्स हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंट इंसर्शन एंड अपडेट्स ऑपरेशन ज़्यादा परफॉर्म हो रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी कोशिश करें कि इंडेक्सिंग को अवॉइड करें। इसी तरह उन कॉलम्स के ऊपर जिनकी में ज़्यादा नंबर ऑफ नल्स होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पास, वहाँ पे अगर नल वैल्यू ज़्यादा आ रही हैं तो उन पर भी इंडेक्सिंग को अवॉइड करें। तो इसी तरह जो कॉलम्स फ्रीक्वेंटली मैनिपुलेटेड होते हैं उनके ऊपर भी इंडेक्सिंग को आप लोग अवॉइड करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है ये एक तरह की कोड इंजेक्शन टेक्निक है दैट माइट डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस। ये जो है एसक्यूएल इंजेक्शन सबसे मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक्स है। नॉर्मली इसमें होता क्या है कि आप लोग मलिशियस कोड आप लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट में पुश कर देते हैं, पुट कर देते हैं विया वेब पेज इनपुट के थ्रू। तो अगर इसकी हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें हमारे पास यूज़र, जिसे हम लोग फॉर्म सबमिट कर रहे थे पोस्ट गेट के थ्रू। तो हमारे पास लेट सपोज एक फॉर्म है जिसमें हमारे पास सबमिट होता है, उसके में आपके पास पोस्ट में क्या आता है, यूज़र आईडी आ जाती है, और आप लोग सिलेक्ट करते हैं उन तमाम यूज़र्स को। लेट सपोज जहाँ भी यूज़र आईडी हो, ये जो यूज़र आईडी यूज़र प्रोवाइड करेगा, तो उनका रिकॉर्ड्स आप लोग फेच करें और उसका रिकॉर्ड मुझे शो करवा दें, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जांपल देख लें, लेट सपोज मेरे पास मैंने ये फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें यूज़र आईडी में एंटर करता हूँ, ठीक है, और ये मुझे उसकी सर्च करता हूँ तो मुझे उसका तमाम रिकॉर्ड मुझे फेच करके दे देता है इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड।
तो ये मेरे पास ये जो डेटाबेस है मैंने बनाया हुआ सैम्पल डेटाबेस है, प्रोफाइल इसका टेबल है, उसमें मेरे पास यूज़र आईडीज़ हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये ईमेल और पासवर्ड। तो मैं सर्च किसकी बेस पे कर रहा हूँ? यूज़र आईडी की बेस पे। अब अगर मैं ऐसा करूँ कि इसमें मैं एक तरह का एसक्यूएल इंजेक्शन इसको मैं किस तरीके से दे सकता हूँ। लेट सपोज अगर मैंने 1301 लिखा, मैं इसके साथ लिख देता हूँ और 1 इक्वल टू 1। तो अब ये किस तरीके से वर्क करेगा? अब ये मुझे तमाम डेटाबेस का रिकॉर्ड दे रहा है। ये मुझे तमाम डेटाबेस का रिकॉर्ड क्यों दे रहा है? क्योंकि इसको मैंने इंजेक्शन इस तरीके से लगा दिया कि मैंने कहा आप लोग चेक करो, जहाँ पे यूज़र नेम यूज़र आईडी जो है 1301 हो या और 1 इज इक्वल टू 1, तो जो 1 इक्वल टू 1 है ये ऑलवेज ट्रू होगा। ये हम लोगों ने एक तरह का उसको एक इंजेक्शन दे दिए, लगा दिया। किस तरीके से इंजेक्ट किया कि हम लोगों ने ऐसी कंडीशन स्पेसिफाई कर दी वेयर क्लॉज में जो कि हमेशा ट्रू होगी। तो क्या होगा? आपका तमाम रिकॉर्ड फैच होगा। अभी अगर आप लोग देखें, जो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से मेरे पास ये क्या आ रहा है, फॉर्म सबमिट होने के बाद, फॉर्म सबमिट होता है, उसके बाद ये जो पोस्ट में मेरे पास यूज़र आईडी का वेरिएबल आता है, तो इसमें मैं सर्च करता हूँ कि जहाँ पे यूज़र आईडी ये हो, तो ये किस तरीके से ट्रीट होती है, वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू 1301 और 1 इक्वल टू 1। तो जो वेयर क्लॉज में जब ये इस तरीके से एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, तो ये कहता है 1301 तो यहाँ पे मिल गया तो ठीक है, और 1 इज इक्वल टू 1, तो दूसरी कंडीशन तो ट्रू हो रही है। तो ये क्या करता है, तमाम रिकॉर्ड फेच कर लेता है कि ये और कंडीशन मैंने इसमें लगाई हुई है। यहाँ तो जहाँ पे एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन नंबर 1301 हो या फिर क्या हो 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 वाले जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ट्रू होगा, इवेल्युएट होगा, ट्रू रिटर्न करेगा, तो आपकी तमाम रोज रिटर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोग एसक्यूएल इंजेक्शन इसको लगा सकते हैं। अब अगर लेट्स सपोज मैं 1297 का रिकॉर्ड देखूं, तो इसमें मेरे पास ये रिकॉर्ड है, लेकिन अगर मैं इसी में अगर अपने यूज़र की जगह मैं औरों का रिकॉर्ड भी गेट करना चाहता हूं, तो मैं इस तरीके से 1 इक्वल टू 1 लिख देता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये कितना मतलब रिस्की है कि इसमें अगर देखें हमारे दूसरे यूज़र्स के पासवर्ड्स या दूसरे यूज़र्स के ईमेल्स और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग इस तरह एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू लोग जो है हैकिंग मतलब रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये उसी की देखें एग्जांपल अटैच है, जो बेस्ड ऑन 1 इज इक्वल टू 1 इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये मैंने जैसे यूज़र इनपुट लिया हुआ है, यूज़र टेबल से फैच कर रहा हूँ कि जहाँ तो यूज़र आईडी 105 हो और 1 इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये और 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होता है, तमाम रिकॉर्ड इस तरीके से फेच कर लेते हैं। तो ये वहाँ पे बहुत डेंजरस है जहाँ पे अगर आप लोगों की यूज़र नेम के साथ यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह स्टोर्ड हैं डेटाबेसेस में, तो वहाँ पर ये इस तरीके से इंजेक्शन के थ्रू डेटाबेस से तमाम डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। अच्छा, सिमिलरली स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन बेस्ड ऑन इक्वलिटी। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन यूज़र जो हैकर है वो इक्वलिटी के थ्रू भी, इक्वल साइन के थ्रू भी इंजेक्ट कर सकता है। लेट सपोज हमारे पास एक फॉर्म है, इसमें आप लोग एक लॉगिन फॉर्म आप कंसिडर कर लें, इसमें हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड हम यूज़र से गेट कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट पे या किसी भी आपके डैशबोर्ड में। तो यूज़र नेम और पासवर्ड, तो जब वो यूज़र नेम और पासवर्ड को सबमिट करता है, तो हम लोग पोस्ट के थ्रू, लेट सपोज उसने फॉर्म सबमिट किया, तो हमारे पास आपको जैसे मैंने कहा था पोस्ट अरे में हमारे पास यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, पीएचपी में बैक एंड लैंग्वेज पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने क्यूरी लिखी हुई है, एज्यूम कर लें यूज़र्स टेबल से, तो हम लोग कर रहे हैं तमाम यूज़र्स को सिलेक्ट करो जहाँ पे यूज़र नेम, जो यहाँ पे जो यूज़र ने फ्रंट एंड से टाइप किया है और उसका पासवर्ड मैच करे, तो उसका रिकॉर्ड फेच करो जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करता हो। तो हम लोगों ने ये क्यूरी लिख ली। अभी अगर लेट सपोज यूज़र ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड में जॉन डो यूज़र नेम दिया और माय पास उसने पासवर्ड में दिया, तो ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर जो यूज़र नेम है इसमें क्या आ जाएगा, जॉन डो उसने सबमिट किया, और माय पास पासवर्ड के यू $pass वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपकी इक्वेशन है, ये किस तरीके से इवेल्युएट होगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इज इक्वल टू जॉन डो एंड पासवर्ड इज इक्वल टू माय पास। ठीक है, ये तो नॉर्मल सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर कोई अटैकर हैकर है, ठीक है, या कोई इसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे
नेम या पासवर्ड में और कंडीशन और इक्वलिटी साइन पुट करके इसको बाईपास कर सकता है, आपकी इस क्वेरी को बाईपास कर सकता है और आपके तमाम यूजर नेम्स और पासवर्ड्स की लिस्ट गेट कर सकता है। कैसे कर सकता है, वो क्या कर सकता है, लेट सपोज उसने वही यूजर नेम और पासवर्ड में जो एंट्रीज करनी थी, इनपुट थी आपके यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या करता है, लिख देता है यूजर नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स और ये डबल कोट्स के अंदर इक्वलिटी टाइप कर देता है, ठीक है, और उसको इसी तरह पासवर्ड में भी और ये इक्वलिटी टाइप कर देता है। तो अब ये जो कोड है ये जब आएगा वेरिएबल्स में, यूजर नेम और पासवर्ड के इन दो वेरिएबल्स में आएगा, और ये जो एक्सप्रेशन है ये किस तरीके से इवेल्युएट होगा, ये एक्सप्रेशन इस तरीके से इवेल्युएट होगा कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर नेम इज इक्वल टू दिस, ठीक, एम्प्टी कोट्स लगाई हुई है, ठीक है, और इक्वल। तो ये जब ये कंडीशन है यूजर नेम एम्प्टी, तो शायद इसको कहीं पर नहीं मिलेगा, नेम्स तो हमारे डेटाबेस में, जैसे हमारे यूजर्स का टेबल है इसमें हमारे पास नेम पड़े हुए हैं और एज्यूम कर लें और दूसरे में पासवर्ड पड़े हुए हैं। तो ये कह रहा है कि जहाँ पे यूजर नेम एम्प्टी हो सकते हैं यहाँ पे कोई नेम्स होंगे, लेट सपोज अली है, कोई इस तरह के नेम्स होंगे डिफरेंट, तो पहली कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी कि एम्प्टी नेम तो नहीं होगा, लेकिन ये जो दूसरी इक्वलिटी वाली कंडीशन ये हमेशा ट्रू होगी। इसी तरह पासवर्ड को भी उसने इसी तरीके से बाईपास कर दिया, फिर पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी हो, यहाँ पर इक्वल हो, तो ये और इक्वल वाली कंडीशन है ये ऑलवेज ट्रू। जैसे ये जिस तरह आप लोगों को मैंने पहले केस बताया था 1 इज इक्वल टू 1, इट बिकम ऑलवेज ट्रू, इसी तरीके से ये कंडीशन भी हमेशा ट्रू होगी। तो ये क्या करेगी, जो इक्वेशन है ये तमाम के तमाम आपको यूजर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देगी। तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, उसको तमाम जो है इंफॉर्मेशन यूजर्स नेम की लिस्ट वो गेट कर सकता है और आपकी जो क्यूरी है उसको बाईपास कर सकता है। तो एक तो इस तरीके से आप लोगों ने ये एसक्यूएल इंजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक और इससे भी ज़्यादा जो थोड़ी सी वल्नरेबल है वो हमारे पास बैच एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ज़्यादातर हमारे जो डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं इसमें हमारे पास बैच एसक्यूएल स्टेटमेंट सपोर्ट करते हैं। बैच एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती क्या है, इसमें ये होता है कि 2 और मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस लिखी होती हैं। लेट सपोज हम लोगों ने लिखा हुआ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर कॉलन सेमीकोलन ड्रॉप टेबल सप्लायर, तो इसको क्या कहा जाता है, बैच एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। इसमें 2 स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने बैच करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस तीसरा केस देख लेते हैं। अगर उसने उसी तरह फॉर्म में यूजर आईडी आ रही है आपके पास सबमिट होने के बाद, तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो यहाँ पे यूजर आईडी में एक तो उसने यूजर आईडी टाइप कर दी कोई सी भी और सेमी कॉलन के साथ उसने लिख दिया ड्रॉप टेबल सप्लायर। तो अब ये क्वेरी बैकएंड पे क्या करेगी, ये क्वेरी जब आएगी, ये वेरिएबल जब आपके पास आएगा यूजर आईडी में आएगा और ये जो यूजर आईडी का वेरिएबल है ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्वेरी में वेयर क्लॉज में रखा हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो ये क्वेरी किस तरीके से इवेल्युएट होगी, ये क्या करेगी, यूजर आईडी इज इक्वल टू 105 और सेमीकोलन ड्रॉप टेबल सप्लायर। तो अब ये आपका पूरे का पूरा टेबल ही ड्रॉप कर देगी। यूजर आपके क्या कर रहा है, आपकी पूरी की पूरी डेटाबेस को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो यहाँ पे क्या कर देगा, यूजर आईडी इज इक्वल टू 105, अगर तो यहाँ पे उसको मिल गई तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्ड एम्प्टी रिटर्न करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये काफ़ी रिस्की है। ये क्या करेगी, आपके ड्रॉप टेबल सप्लायर। तो अब आप देखिए आपका जो एक मतलब फ्रंट एंड का यूजर है वो आपकी डेटाबेस को किस तरीके से इंजेक्ट कर रहा है, आपकी डेटाबेस के टेबल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी यूजर नेम पासवर्ड जो दूसरों की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ये रिट्रीव कर रहा है। तो इस तरह की जो है कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक्स होती हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, जो कि नॉर्मली लोग इस तरीके से डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये तो देख लिया कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है। अब हम लोगों को इसका सोल्यूशन क्या है एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने का। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। इसके हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। इस एसक्यूएल इंजेक्शन से आप लोग अपनी क्वेरीज को बचाने के लिए, अपने मैनेजमेंट सिस्टम्स को बचाने के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स में होता क्या है कि हम लोग क्वेरी लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेरी लिख के उसको पहले प्रिपेयर कर देते हैं। क्वेरी जो हम लोग लिख रहे हैं उसको प्रिपेयर किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
यहाँ पे हम लोग बता देते हैं प्लेस होल्डर कि यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल आएगा। ठीक है, मैंने क्यूरी को प्रिपेयर कर दिया, यहाँ पे क्यूरी की कंपाइलेशन सब चीज़ें हो जाती हैं, और फिर क्या होता है हम लोग बाद में जब एग्जीक्यूट करते हैं, एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस वक्त हम लोग वो जो वेरिएबल है ये वाला प्लेस होल्डर वो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये आपके जो एसक्यूएल इंजेक्शन है उससे आप किस तरीके से बचाता है, ये आपकी पहले जो है आपकी क्यूरी मतलब बैकएंड डेटाबेस सर्वर को मिल जाती है, और वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये हमारी क्यूरी है, उसको ऑप्टिमाइजेशन उसकी जो सब चीज़ें हैं उसका प्रोसेस कर लेता है। एंड के लिए वो उसको इतना आइडेंटिफाई कर लेता है कि मेरे पास लास्ट में एक वेरिएबल आएगा, प्लेस होल्डर मेरे पास आएगा। तो जब उसको प्लेस होल्डर मिलता है तो एंड पे उसको इंजेक्ट करता है। तो उस वक्त अगर इसमें यहाँ पे उसने कोई एसक्यूएल क्यूरी या कोई इस तरह का मैलिशियस चीज़ रखी भी हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि एग्जीक्यूशन वाला जो प्रोसेस है वो पहले प्रिपेयर्ड प्रोसेस में हो चुका होता है। प्रिपेयर्ड के वक्त वो सब प्रोसेस कर चुका होता है, उसकी कंपाइलेशन उसकी ऑप्टिमाइजेशन सारा प्रोसेस हो चुका होता है। तो बाद में अगर वो जो वेरिएबल उसको मिलता है प्लेस होल्डर, तो अगर उसमें कोई इस तरह का कोड हो भी तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि सिंपल उसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग सेपरेटली क्यूरी सेपरेट भेज रहे हैं सर्वर को। ठीक है, क्यूरी सेपरेट और जो उसका डेटा है वो दूसरे सेकंड स्टेप में मिल रहा है, तो ये दोनों सेपरेट मिल रहे हैं। जो हमारा नॉर्मल सिनेरियो था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें अगर आप लोगों को याद हो उसमें हम लोग डायरेक्ट क्यूरी लिख रहे थे, जिसमें आपका जो क्यूरी है तो जो यूजर से डेटा है वो मिक्स करके हम लोग एक ही क्यूरी में एक ही स्टेटमेंट में भेज रहे थे, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल था एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। अब इसमें हम लोगों ने पहले उसको प्रिपेयर किया और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, तो ये आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए लेट्स सपोज ये हमारी जो हम लोग अभी तक एग्जांपल कर भी रहे थे, जिसमें हम लोग प्रोफाइल यूजर प्रोफाइल गेट कर रहे थे, जहाँ पे यूजर आईडी हमें वो प्रोवाइड करता था। तो मैं अगर लेट्स सपोज इसमें 1297 लिखता हूँ, ये चलिए 1301 लिख देता हूँ, और इसको सर्च करता हूँ तो मेरे पास हारिस इसका रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ 1301 और 1 = 1, तो इसने क्या किया, मैंने यूजर आईडी जो है 1301 की दी, लेकिन ऐसी कंडीशन साथ स्पेसिफाई कर दी और 1 = 1, जिसकी वजह से वो दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही थी और बाकी तमाम यूजर्स का भी यूजर नेम पासवर्ड और तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने फेच कर ली। अब मैंने इस एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकना है, इसको किस तरीके से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसी स्टेटमेंट को पहले मैं प्रिपेयर करूँगा और यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा प्लेस होल्डर के मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस क्यूरी 1 को एग्जीक्यूट, ये इसका जो है एग्जीक्यूट करते वक्त इसको मैं बता दूंगा यूजर आईडी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टेटमेंट को आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी कंपाइलेशन वगैरह सब हो जाती है इस एंड पे, उसी प्लेस होल्डर हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल आएगा, और फिर उसको लास्ट में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम लोग इस जो हम लोगों ने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लगा दी, अब हम लोग देखते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, तो पहले मैंने 1297 दिया, ठीक है, मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। अब मैं इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन इंजेक्ट करता हूँ 1 = 1, इसको सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ने हमने जो एसक्यूएल इंजेक्शन इंजेक्ट भी किया था 1 = 1, इसने वो तमाम रिकॉर्ड फेच नहीं किए, इसने उनको उसको फिल्टर कर दिया। आपकी जो एसक्यूएल इंजेक्शन की जो ये स्टेटमेंट थी इसको इसने फिल्टर कर दिया। इसी तरह अगर आप लोग दूसरी जो हम लोगों ने बैच स्टेटमेंट्स पढ़ी थी ड्रॉप, अगर ये भी अगर आप लोग इसमें टाइप कर दें तो ये उसको भी फिल्टर कर देगा। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या कर देगा, उसको फिल्टर कर देगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सेपरेटली आप लोग स्टेटमेंट अलग भेज रहे होते हैं क्यूरी की, और वेरिएबल डेटा अलग भेज रहे होते हैं। तो इस वजह से ये आपको की एसक्यूएल इंजेक्शन से आपको बचा सकता है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों ने याद रखना है हम लोग कभी भी यूजर से आए हुए डेटा के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब भी आपके पास फॉर्म्स में डेटा आ रहा है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है चाहे वो लॉगिन है, जब भी याद रखें, जब भी आप लोगों के पास यूजर से डेटा आता है, यूजर आपके डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करता है या यूजर से डेटा इंसर्ट करता है या आपके पास आप यूं कहने की सिलेक्ट करता है, तो आप लोग कभी भी यूजर से आए हुए डेटा के ऊपर हम लोग
ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम लोगों ने हमेशा कोशिश करना है कि इस तरह के सिनेरियो में हम लोग क्या यूज़ करें, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स को यूज़ करें, ताकि आप लोगों की जो एसक्यूएल इंजेक्शन है या और इस तरह के सिंपल जो अटैक्स हैं उससे आप लोग अपने आप को, अपने मैनेजमेंट सिस्टम्स को आप लोग बचा सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप लोग देखें जैसे वेयर क्लॉज में है, इसी तरह इंसर्शन में भी आप लोग प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। वही इंसर्शन की जो आप लोग कमांड लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, लेट्स सपोज अगर आपका टेबल है, यूजर टेबल है, और फिर आप लोगों ने इसमें वैल्यूज स्पेसिफाई करनी होती हैं, तो इसमें भी आप लोग इसी तरह क्वेश्चन मार्क कामा, और फिर जब आप लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें आप लोग वैल्यू, मतलब लेट्स सपोज अगर आपके पास वेरिएबल एक है $A, कॉमा सेपरेटेड आप लोग वैल्यूज को दे सकते हैं $B और $C, ठीक है। ये इसी तरह अगर आप लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर किया, ये इंसर्शन की कमांड अगर आप लोग इस जगह पे लिख दें और एग्जीक्यूट इसी तरह, तो इस तरह इंसर्शन में, अपडेशन में, सिलेक्शन में, जहाँ पे भी आप लोगों को लगता है कि यूजर से आप लोगों के पास डेटा आ रहा है, तो आप लोग वहाँ पे कोशिश करें कि आप लोग हमेशा प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स को यूज़ करें।